दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीए फाउंडेशन लॉ की क्लास में। इससे पहले हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया था। आज इस लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों कंडीशंस एंड वारंटीज। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। सबसे छोटा यूनिट है ये पूरे लॉ में और सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले देख लेते हैं ये यूनिट किस बारे में बात करता है। दोस्तों, ये जो यूनिट है ये पूरा यूनिट कंडीशन और वारंटी के बारे में बात करता है। और मुझे ये बात का पूरा यकीन है कि आपने ये वारंटी वर्ड तो पहले सुना होगा। और वारंटी जो आप सोच रहे हो गुड्स के बारे में, वो उसमें से एक वारंटी है जो आपको पता है। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कंडीशन का मतलब क्या और वारंटी का मतलब क्या, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी आप गुड्स खरीदने जाते हो सेलर से, तो सेलर कुछ बातें बोलता है गुड्स के बारे में। वो बोलता है आप ये गुड्स लेके जाओ, ये गुड्स बहुत अच्छे हैं, गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये गुड्स ऐसे है, ये गुड्स वैसे है, ये आप खरीदोगे तो इसकी हम वारंटी देते हैं, डैमेज नहीं होंगे, अगर खराब हुआ तो हम आपको रिपेयर करके देंगे। इतनी सारी बातें सेलर आपसे करता है। तो सेलर ये जो कुछ बातें बोल रहा है गुड्स के बारे में, दोस्तों इन सारी बातों को, इन सारे रिप्रेजेंटेशंस को हम कहते हैं स्टिपुलेशन। जो भी एक सेलर गुड्स के बारे में रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है उसको हम कहते हैं स्टिपुलेशन। और ऐसे जितने भी स्टिपुलेशंस होंगे रिलेटेड टू दैट गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन के वो फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि सेलर ने आपसे कुछ भी कहा गुड्स के बारे में और वो सुन के आपने वो गुड्स खरीदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया है। वो जो स्टिपुलेशन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया है। तो ऐसे सारे स्टिपुलेशंस को दोस्तों या तो कंडीशन कहा जाता है या तो वारंटी कहा जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या, जब भी हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो सेलर हमको जो गुड्स से रिलेटेड बातें करता है हमसे, उसे स्टिपुलेशंस कहते हैं। और ऐसे स्टिपुलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं उसी कोई कंडीशन या फिर वारंटी कहते हैं। बड़े आगे अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेलर जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन देगा रिलेटेड टू गुड्स उसे कहते हैं स्टिपुलेशन। तो यहाँ पे स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम के बारे में क्या स्टिपुलेशन है, टाइम के बारे में क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे क्या कहा है देखो, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये इतना सेंटेंस आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये बार बार आने वाला है। इसका मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ के कुछ और अगर हमको पता चलता है तो वैसा, नहीं तो फिर जनरल रूल जो हम बोल रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से अगर कुछ अलग इंटेंशन अपीयर होता है तो फिर वो जो अलग इंटेंशन अपीयर होता है ना, वो बात हम लागू हो जाएगी। अगर कुछ अलग इंटेंशन अपीयर नहीं होता है तो फिर ये बात लागू हो जाएगी जो लॉ कहता है। स्टिपुलेशंस एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट, स्टिपुलेशन एज टू द टाइम ऑफ पेमेंट, स्टिपुलेशंस मींस कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो सेलर ने दिए आर नॉट डीम टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नॉट डीम टू बी, इसका मतलब क्या कि का टाइम पेमेंट का टाइम, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टिपुलेशन होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, वो एसेंस नहीं है। मीन्स टाइम ऑफ पेमेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। जो गुड्स सेल हो रहे हैं ना, उसमें टाइम ऑफ पेमेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पार्टीज ने आपस में दोनों के बीच में, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसमें टर्म्स पढ़ने के बाद में लगता है कि अगर टाइम ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है तो फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि पहला सेंटेंस उन्होंने क्या बोल दिया, पहला ही सेंटेंस उन्होंने बोल दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से कुछ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर होता है तो फिर वो बात लागू हो जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से कुछ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं होता है तो फिर टाइम ऑफ पेमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों एनालिसिस पढ़ लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
देखो क्या कहा है, एज रिगार्ड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस। आपको जो पेमेंट करनी है, एक बायर को पेमेंट करना होता है ना प्राइस का, वो कब करेगा, उसका टाइम, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो फिर वैसा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये रूल लागू हो जाएगा। स्टिपुलेशन एज रिगार्ड इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अभी जो हमने ऊपर पहले मैंने आपको बताया ये सेंटेंस वैसे का वैसे ही है, लेकिन आगे का थोड़ा चेंज है। बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मीन्स कंपल्सरी मेड विदाउट डिले। मीन्स आप, सेलर ने अगर आपको जो टाइम बोला है या फिर बायर ने, आप गुड्स खरीदने जा रहे हो सेलर से और आपने सेलर को कहा कि मुझे इस दिन पे डिलीवरी चाहिए, तो अब सेलर को उसी दिन पे डिलीवरी देना पड़ेगा वो गुड्स का, वो डिले नहीं कर सकता है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो टाइम है ना, वो एसेंस है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप डिले नहीं कर सकते हो। लेकिन पेमेंट का जो टाइम है उसको आप डिले कर सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं कहा है तो। ठीक है, ऐसा हमारा लॉ कहता है। वेदर और नॉट सच अ स्टिपुलेशन इज ऑफ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एग्रीड अपॉन। तो यहाँ पे क्या कहा है, प्राइस फॉर गुड्स में बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है प्राइस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स की जाए, और मे बी एग्रीड टू बी फिक्स लेटर ऑन इन अ स्पेसिफिक मैनर। हो सकता है कि बाद में फिक्स की जाए। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पैराग्राफ का कहना सिर्फ एक ही है कि जो टाइम डिसाइड हुआ होगा डिलीवरी का, उसी टाइम पे गुड्स डिलीवर करना जरूरी है, वो एसेंस है, उसमें डिले नहीं किया जा सकता है, जो भी डिसाइड हुआ होगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट का टाइम अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो फिर वो आगे पीछे हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंस पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंडीशंस और वारंटीज किसे कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, जब गुड्स सेल हो रहे हैं तब, जब गुड्स सेल हो रहे हैं तब, a seller usually makes certain statements or representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. Such representations are generally about the nature and quality of goods and about their fitness for buyer's purpose. कहने का मतलब ये है कि जब गुड्स सेल करता है सेलर, तो वो कुछ बायर से कहता है, कुछ स्टेटमेंट वो देता है या फिर कुछ रिप्रेजेंटेशंस वो देता है। वो जो सेलर रिप्रेजेंटेशन देता है या वो कुछ बोलता है, तो वो क्यों बोलता है, उसका उसके पीछे का मकसद क्या होता है। वो चाहता है कि बायर जो है ना, वो खरीदे गुड्स, वो बायर को इंड्यूस करना चाहते हैं कि आप गुड्स परचेज करो। और ऐसे जितने भी रिप्रेजेंटेशंस, ऐसे जितने भी स्टेटमेंट सेलर ने दिए होंगे गुड्स सेल करते वक्त, ताकि बायर गुड्स परचेज करे, वो जितने भी उसने रिप्रेजेंटेशन दिए, वो किस चीज के बारे में होंगे, वो गुड्स के बारे में ही होंगे। उसकी क्वालिटी के बारे में होगा, गुड्स की क्वालिटी कैसी है, गुड्स के नेचर के बारे में होगा, या गुड्स के फिटनेस के बारे में होगा। ऐसे सारे रिप्रेजेंटेशंस को स्टिपुलेशंस कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। when these statements or representations do not form a part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. But when these form part of the contract of sale and the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effects on the contract. तो कहने का मतलब ये है, गुड्स सेल करते समय सेलर ने गुड्स के बारे में जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशंस दिए होंगे, जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो रिलेवेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनने वाले हैं, रिलेवेंट नहीं है, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे या उसने कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस दिए होंगे जो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनने वाले हैं। तो ऐसे वाले सारे स्टेटमेंट, सारे रिप्रेजेंटेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनने वाले हैं और जिसके ऊपर बायर ने रिलाय करके, भरोसा करके वो गुड्स खरीदे हैं, वो हो गए रिलेवेंट। सारे वो रिप्रेजेंटेशंस क्या हो जाएंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स
रिलेवेंट रहेंगे और उनका लीगल इफेक्ट भी रहेगा। मीन्स कहने का मतलब यह है, सेलर ने आपसे जो कुछ भी कहा है, एक बायर से जो कुछ भी कहा है उसने गुड्स सेल करते वक्त, उसमें से कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो रिलेवेंट होंगे और उनका लीगल इफेक्ट रहेगा। उसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद वो बायर ने भरोसा करके गुड्स खरीदे हैं। तो ऐसे सारे स्टेटमेंट, सारे रिप्रेजेंटेशंस, उनका लीगल इफेक्ट रहेगा। A representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called a stipulation. However, every stipulation is not of equal importance. तो ऐसे जितने भी उसने स्टेटमेंट दिए हैं या फिर रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनने वाले हैं, उन सारे रिप्रेजेंटेशंस को और स्टेटमेंट्स को कहते हैं स्टिपुलेशन। लेकिन हर एक स्टिपुलेशन ये इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। कोई कोई स्टिपुलेशन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई कोई स्टिपुलेशन होगा जो कम इंपॉर्टेंट होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेलर जब भी गुड्स सेल करता है ना, तो वो बायर को कुछ गुड्स के बारे में बताता है। वो गुड्स के नेचर के बारे में बताएगा, गुड्स की क्वालिटी के बारे में बताएगा, गुड्स कैसे है उसकी जानकारी बायर को देगा। तो ये जो कुछ भी सेलर कह रहा है ये सारे रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट है। और इसमें से जो कोई स्टेटमेंट और जो कोई रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनने वाले हैं, ऐसे सारे स्टेटमेंट के ऊपर जो स्टेटमेंट के ऊपर बायर ने भरोसा करके वो गुड्स खरीदे हैं, सेलर के बोलने पे उसने खरीदा ना, सेलर ने बोला बहुत अच्छी क्वालिटी है, गुड्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है, अरे आपको जैसा चाहिए ना गुड्स ये बिल्कुल वैसे ही है, ये 2 साल तक तो खराब ही नहीं होगा, गारंटी है, 2 साल तो चलेगा ही चलेगा। ऐसे सेलर है ना बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं। तो इसके ऊपर भरोसा करके, ये सारे स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करके बायर गुड्स परचेस करता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट सेलर ने दिए थे या फिर जो भी रिप्रेजेंटेशन उसने दिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गए, जिसके ऊपर भरोसा करके बायर ने गुड्स खरीदे, ऐसे सारे स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशंस को कहते हैं स्टिपुलेशन। और हर एक स्टिपुलेशन जो है ना ये इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसने 4 स्टेटमेंट दिए होंगे तो चारों का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी स्टेटमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, किसी स्टेटमेंट का कम इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर? अभी तक जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो सेलर जो कुछ भी कहता है उसी को ही कहते हैं स्टिपुलेशन, गुड्स के बारे में जो वो कुछ कहता है, ताकि बायर उससे परचेस करे। अब देखते हैं कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है। कंडीशन का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स ये पार्ट बन चुके हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बन चुके हैं ऐसे वाले स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बन चुके हैं विथ रेफरेंस टू गुड्स, गुड्स के बारे में ही उसने ये स्टिपुलेशन दिए थे। और वो कौन से गुड्स है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स जो बायर परचेस करने वाला है वो वाले गुड्स है, उसके बारे में सेलर ने जो कोई भी स्टिपुलेशन दिया होगा वो या तो कंडीशन होगी या तो वो वारंटी होगी। अब कंडीशन का मतलब क्या, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, सीधी सी बात है, हमने जब पहले ही बोल दिया कि सेलर जो कुछ भी स्टिपुलेशन दे रहा है वो या तो कंडीशन होगी या तो वारंटी होगी। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन एक स्टिपुलेशन है। वारंटी क्या है, वारंटी भी तो एक स्टिपुलेशन ही है। तो वही है ना, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल टू द मेन पर्पस, एसेंशियल बोला है मीन्स वो बहुत जरूरी है। एसेंशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि सेलर है ना वो कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है, और ऐसे सारे स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशन। और हर एक स्टिपुलेशन इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कोई कोई स्टिपुलेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई कोई स्टिपुलेशन होता है वो कम इंपॉर्टेंट होता है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पज है, उसका वो एसेंशियल पार्ट है, उसका वो एसेंशियल है, वो मेन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे स्टिपुलेशन को कहते हैं कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन एक स्टिपुलेशन है एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कंडीशन टूट गई, द ब्रीच, ब्रीच का मतलब टूटना, अगर ये कंडीशन टूट गई तो उसकी वजह से बायर को एक राइट मिल जाता है, उसकी वजह से बायर के पास एक राइट आ जाता है, बायर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। रेपुडिएटेड मतलब कैंसिल करना।
क्योंकि कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है। अरे सेलर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके स्टेटमेंट के ऊपर, भरोसे के ऊपर ही बायर ने परचेज किया था। उसके स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करके बायर ने गुड्स परचेज किया था। अब वो जो उसने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट सही हुआ ही नहीं, वो गलत साबित हुआ। तो भाई अब वो बायर के कौन से काम का? क्लियर? अब बायर फिर क्या कर सकता है, वो गुड्स वापस कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब तो कंडीशन क्या है? कंडीशन एक स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन का मतलब क्या? सेलर ने जो कुछ रिप्रेजेंटेशंस दिए या फिर उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसके ऊपर बायर भरोसा करके गुड्स खरीदने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन एक स्टिपुलेशन है, और ये कैसा स्टिपुलेशन है? ये एसेंशियल स्टिपुलेशन है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है ना, उसके लिए ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कंडीशन टूट गई ना, ये कंडीशन टूट गई, मान लो सेलर ने जो कुछ बोला होगा वो टूट गई कंडीशन, तो इसकी वजह से बायर को एक राइट मिल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो गुड्स वापस कर सकता है बायर। जैसे आपको मैं एग्जांपल अभी दे देता हूँ, आप क्लियरिटी आनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं अभी आपको बता देता हूँ। मान लो मुझे एक बॉटल चाहिए थी पानी की, मुझे ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें पानी ठंडा रहना चाहिए। तो मैं सेलर के पास गया, उसको मैंने बोला भैया आप मुझे ऐसी बॉटल दिखाओ जिसमें पानी ठंडा रहना चाहिए। तो उसने मुझे दिखाया, मेरे सामने 3-4 वैरायटी के उसने बॉटल रख दिए। उसने बोला भैया ये लेके जाओ, ये बहुत अच्छी है, मेरी गारंटी है, ये ऐसी है, इसमें ये है, इसका जो इसमें जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। सब कुछ उसने बोल दिया, और मैंने उसके ये सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद उसके ऊपर मैंने भरोसा किया और मैं वो गुड्स परचेज करके लेके गया। और बाद में मुझे पता चला कि उसमें पानी ठंडा ज्यादा देर रहता ही नहीं है, बस 1 घंटे में पानी वापस नॉर्मल हो जाता है। ठंडा पानी उसमें डालो तो 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मैं उसके पास गया, सेलर के पास, मैंने कहा आप भैया आपने तो बोला था बहुत अच्छी बॉटल है, इसमें काफी देर तक ठंडा पानी रहता है, मैं तो इसमें ठंडा पानी स्टोर कर रहा हूँ तो विद इन 1 आवर वो नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये गुड्स तो अच्छे नहीं है। तो जो मेरी कंडीशन है, जो आपने बोला था, जो आपने बोला था, आपने जो स्टेटमेंट दिया था इसमें काफी देर तक ठंडा पानी रहेगा, वो स्टेटमेंट यहाँ पे सही साबित नहीं हुआ। और ये तो मेन था ना स्टेटमेंट, ये तो मेन था ना। तो ये जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका ये एसेंशियल स्टिपुलेशन था। क्लियर? तो इसी को कंडीशन कहते हैं। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो जो मैंने गुड्स खरीदे हैं उससे, वो जो मैंने बॉटल खरीदी है, मैं वो गुड्स उसको वापस कर सकता हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। समझ में आया? तो कंडीशन क्या है? ये एक स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल होता है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कंडीशन टूट गई तो उसकी वजह से बायर के पास एक राइट आ जाएगा, वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वारंटी। वारंटी क्या है? वारंटी भी तो एक स्टिपुलेशन है ना, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर देखा, स्टिपुलेशन जो होगा विथ रेफरेंस टू गुड्स, वो या तो कंडीशन होगी या तो वारंटी होगी। तो कंडीशन क्या है? वो भी एक स्टिपुलेशन है। वारंटी क्या है? वो भी एक स्टिपुलेशन है। लेकिन ये स्टिपुलेशन कैसा है? कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है उसका ये एसेंशियल नहीं है, उसका ये कोलेटरल है। कोलेटरल मीन्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये वारंटी अगर टूट गई, अगर ये वारंटी टूट गई तो इसमें बायर के पास एक राइट आ जाएगा, वो गुड्स वापस नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है बायर, लेकिन बायर डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। यहाँ पे गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, कंडीशन क्या होती है? वो ऐसा स्टिपुलेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वारंटी क्या है? वो स्टिपुलेशन है जो कोलेटरल है ना। कंडीशन टूटने से बायर के पास राइट आ जाता है, वो गुड्स वापस कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन वारंटी टूटने से गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप जो वारंटी सुनते हो बहुत बार, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें 1 साल की या 2 साल की वारंटी मिलती है। मीन्स अगर उसका कोई पार्ट खराब हो गया विद इन 1 ईयर, तो आपको वो पार्ट सिर्फ रिपेयर करके मिलेगा। आप गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ वो पार्ट रिपेयर करके मिलेगा। तो आप
उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, गुड्स वापस नहीं कर सकते हो। आपका अगर वो पार्ट खराब हो रहा है तो आपको वो बदल के दे देते हैं, आपको वो चेंज करके देते हैं, ठीक करके देते हैं प्रोडक्ट। तो उसी को ही कहते हैं वारंटी। वो एक प्रकार की वारंटी है। The stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty, depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition though called a warranty in the contract. अब कहने का मतलब यह है कि एक स्टिपुलेशन वो कंडीशन भी हो सकती है या तो फिर वो वारंटी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा, उसके हिसाब से स्टिपुलेशन हमको डिसाइड करना पड़ेगा वो कंडीशन है कि वारंटी है। वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है। ठीक है, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी करके बोला हो गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये वारंटी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हमको समझ में आ सकता है कि वो स्टिपुलेशन वारंटी नहीं, वो एक्चुअल में कंडीशन, तो उसको हम कंडीशन मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल आ गया। अब आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि राम और श्याम, राम गया श्याम के पास में, राम को चाहिए थी मोटर कार, तो राम गया श्याम के पास में, राम ने कहा मुझे मोटर कार चाहिए, वो कार ऐसी चाहिए जो सूटेबल होनी चाहिए फॉर टूरिंग पर्पजेस। मीन्स राम ने बताया उसको कि मुझे कार कौन से पर्पस के लिए चाहिए, मुझे चाहिए टूरिंग पर्पस के लिए, और मुझे अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करना है, मुझे मेरा प्रोडक्ट जो सेल करना है ना उसको मुझे प्रमोट करना है, मुझे उस पर्पस के लिए कार चाहिए, कार चाहिए जो सूटेबल और टूरिंग पर्पस के लिए, ताकि मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसका सेल मैं प्रमोट कर सकूं। ठीक है, तो अब जैसे मैं गया था, मेरे एग्जाम्पल में मैं गया था, मैंने सेलर को बोला था कि मुझे भैया ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें पानी ठंडा रहना चाहिए काफी समय तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मेरा पर्पस बताया मुझे कौन से पर्पस के लिए चाहिए था, तो सेलर भी वैसे ही गुड्स मुझे निकाल के देगा ना। यहाँ पे भी राम ने शाम को पहले ही बता दिया कि कार कौन से पर्पस के लिए चाहिए, टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सके। शाम ने, क्योंकि वो डीलर था, वो सेलर था, उसने सजेस्ट किया कि आप मारुति ले लो, और राम ने उसके ऊपर भरोसा किया और मारुति कार परचेज कर ली। ठीक है, तो ये सेलर ने एक स्टेटमेंट दिया, सेलर ने एक स्टेटमेंट दिया रिलेटेड टू गुड्स, तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम स्टिपुलेशन। और ये स्टिपुलेशन कंडीशन भी हो सकती है, ये स्टिपुलेशन वारंटी भी हो सकती है, डिपेंड वो कितना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर कंडीशन। यहाँ पे राम ने क्या किया, उसको कार कौन से पर्पस के लिए चाहिए थी वो उसने शाम को बताया, वो सुनने के बाद शाम ने उसको कहा कि आपके लिए ये मारुति कार जो है एकदम परफेक्ट है, आप ये लेके जाओ। राम ने उसके ऊपर भरोसा करके ले लिया, और बाद में जो कार है ना ये पता चला कि ये अनफिट है फॉर टूरिंग पर्पसेस। बाद में उसको राम को पता चला कि यार ये तो सुटेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे बायर के पास एक राइट आ जाता है, राम के पास एक राइट आ जाता है। राम जो है ना वो कार को रिजेक्ट भी कर सकता है, और वो प्राइस के लिए रिफंड भी मांग सकता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, ये जो स्टिपुलेशन थी, ये जो स्टिपुलेशन शाम ने उसको बोली थी, ये स्टिपुलेशन कंडीशन थी। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी कि कार उसको चाहिए थी टूरिंग पर्पस के लिए, और वो शाम ने उसको बोला कि आप मारुति लेके जाओ, लेकिन मारुति कार ये अनफिट साबित हुई फॉर टूरिंग पर्पसेस। तो राम को जिस चीज के लिए कार चाहिए थी वो उसका मकसद ही पूरा नहीं हुआ, तो इसी स्टिपुलेशन को कहते हैं दोस्तों कंडीशन। अब राम के पास एक ऑप्शन है, एक राइट है कि वो कार वापस कर सकता है और अपनी प्राइस के लिए रिफंड मांग सकता है। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में वो पानी की बोतल जिसमें मैं पानी, ठंडा पानी स्टोर करता हूँ, तो वो ज्यादा समय तक ठंडा नहीं रहता है, थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे जो पर्पस के लिए मैंने गुड्स बाय किए थे, मैंने मेरा पर्पस सेलर को बता दिया था, उसने मुझे अकॉर्डिंगली गुड्स सजेस्ट किए, उसके हिसाब से मेरे कंडीशन के हिसाब से, मैंने जो कंडीशन पुट की थी ना उसके हिसाब से उसने मुझे गुड्स सजेस्ट किए। अब यहाँ पे गुड्स जो साबित हुए वो अनफिट साबित हुए, तो मैं गुड्स रिजेक्ट कर सकता हूँ और प्राइस के लिए भी रिफंड मांग सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी वही कही गई है बात कि ये जो टर्म है कि कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पजेस, ये एक कंडीशन है,
और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ पे जो पर्पस के लिए राम ने कार परचेज की थी उसका तो पर्पस ही डिफीट हो गया, उसका तो मकसद सॉल्व ही नहीं हुआ ना, उसने जिस मकसद से कार परचेज की थी उसका तो मकसद पूरा ही नहीं हुआ। तो वो कार रिजेक्ट कर सकता है और प्राइस के लिए रिफंड मांग सकता है। ठीक है, लेट अस एज्यूम Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. And in the event of any manufacturing defect, there is a warranty for replacement of defective part if it cannot be properly repaired. After 6 months, Ram finds that the horn of the car is not working. Here, in this case, he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with a new horn. Ram gets a right to claim for damages, if any, suffered by him, not the right of repudiation. कहने का मतलब ये, अब ये दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कि अब यहाँ पे राम को कार चाहिए थी, अब राम को कार चाहिए थी, वो मारुति चाहिए थी। अब वो ऊपर वाला एग्जाम्पल अलग है, ये वाला एग्जाम्पल अलग है। अब राम को टूरिंग पर्पस के लिए कार नहीं चाहिए, राम को एक नॉर्मल कार चाहिए। उसने मारुति कार खरीदी, मारुति कार जो डीलर था उसने उसको 1 साल की वारंटी दी थी कि 1 साल के अंदर अगर कुछ भी 1 साल के अंदर अगर कुछ भी पार्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो फिर आपको वो पार्ट बदल के दिया जाएगा या तो फिर रिपेयर करवा के दिया जाएगा। यहाँ पे राम की जो कार है 6 महीने में खराब हो गई, उसका जो हॉर्न है वो खराब हो गया। अब राम कार वापस नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि कार खराब है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कार का सिर्फ एक पार्ट खराब हुआ है और आपको पार्ट सिर्फ बदल के मिलेगा। तो यहाँ पे राम के पास एक राइट आ गया कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन वो गुड्स वापस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो कंडीशन और वारंटी में ये फर्क है, दोनों भी स्टिपुलेशन होती है लेकिन कंडीशन जो है वो एसेंशियल है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में थी, बायर ने उसको अपना पर्पस बताया कि कौन से पर्पस के लिए उसको गुड्स चाहिए और सेलर ने अकॉर्डिंगली उसको गुड्स सजेस्ट किए, लेकिन वो गुड्स जो है अनफिट साबित हुए। उसका तो बायर का तो पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ ना, जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स खरीदा था उसका तो पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ। तो वो कंडीशन थी, वो जो स्टिपुलेशन था। और यहाँ पे अगर कोई पार्ट खराब हो रहा है तो ये फिर वारंटी है। वारंटी जो है कोलेटरल होती है। अब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। कंडीशन जो होती है एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी जो होती है ये इट इज ओनली कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में मेन पर्पस ये वर्ड लिखा हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये मेन पर्पस कंडीशन में तो लिखते हैं, जब कंडीशन के बारे में डेफिनेशन लिखना होता है ना तो यहाँ पे मेन पर्पस लिखते हैं, वारंटी के केस में ये मेन पर्पस लिखते ही नहीं है। तो मेन पर्पस दोनों में है, लेकिन मेन पर्पस का ये एसेंशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कोलेटरल है, मीन्स इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा राइट मिलेगा, अगर कंडीशन टूट गई तो कौन सा राइट मिलेगा, और वारंटी टूट गई तो कौन सा राइट मिलेगा। तो कंडीशन टूट गई तो बायर को कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट मिल जाता है, या तो फिर वो अपनी मर्जी है, उसकी मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल न करके सिर्फ डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। म्हणजे उसके पास दोनों राइट है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है या तो फिर डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है, तो फिर दोनों के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन वारंटी अगर टूट गई तो सिर्फ और सिर्फ आप डैमेजेस ही, ओनली डैमेजेस ही आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही राइट मिलता है, यहाँ पे कोई भी राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके पास ज्यादा पावर आ जाता है बायर के पास यहाँ पे। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, अगर कंडीशन टूट गई तो उसको ऐसा मान सकते हैं कि वारंटी टूट गई है। अब सर ये क्या है, ये आगे आएगा दोस्तों, थोड़ा वेट करो, ये पॉइंट आगे आएगा। मीन्स कंडीशन टूटने को हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि वारंटी टूटी हो, लेकिन वारंटी टूटी हो उसको कभी भी हम ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि कंडीशन टूटी हो। अब आप ऊपर ही देखोगे, अगर आप यहाँ पे अगर कंडीशन टूट रही है तो बायर के पास कौन कौन सा राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है या तो फिर डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। उसके पास दो दो राइट्स है, दोनों में से वो कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है। मान लो उसने, बायर ने ये सोचा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, गुड्स वापस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, तो क्या वो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। तो जैसे ही बायर ने डिसाइड किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, गुड्स वापस नहीं करूंगा,
मैं तो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा। तो यहाँ पे उसने कंडीशन टूटने को क्या ट्रीट किया, बायर ने क्या ट्रीट किया, बायर ने उसको ट्रीट किया जैसे कि वारंटी टूटी हो, क्योंकि डैमेजेस क्लेम कर रहा है वो, डैमेजेस क्लेम तो वारंटी टूटने पर किया जाता है, यहाँ पे तो उसकी कंडीशन टूटी है ना। तो यहाँ पे बायर ने खुद ने ही डिसाइड किया, खुद ने ही ट्रीट कर दिया कि मुझे भले मेरी कंडीशन टूटी है लेकिन मैं इसको ऐसा ट्रीट करूंगा जैसे कि वारंटी टूटी हो, मुझे चल जाएगा। समझ गया क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वो पानी की बोतल लेने गया था, मुझे ठंडा पानी की बोतल चाहिए थी, तो अब मैंने सेलर को बोला था कि यार कम से कम 8 घंटे पानी उसमें ठंडा रहना चाहिए, ऐसी बोतल बताओ। तो सेलर ने मुझे बताया अब उसमें 5 ही घंटे पानी ठंडा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, चल जाएगा, मुझे, मैं गुड्स वापस नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा हूँ कि ये बॉटल की प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए, भैया ये जो आपने प्रोडक्ट दिया है ये उतनी क्वालिटी वाला नहीं है, इसकी प्राइस कम है, मैं आपसे डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, मैं आपको गुड्स वापस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास वो भी ऑप्शन है, मैं चाहे तो गुड्स भी वापस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, टूट गई, 8 घंटे की बजाय 5 घंटे मुझे उसमें पानी ठंडा मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी गुड्स वापस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या ट्रीट किया, मैंने कंडीशन टूटने को ऐसा ट्रीट किया जैसे कि वारंटी टूटी हो, ठीक है। लेकिन वारंटी टूटने को कभी भी आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि कंडीशन टूटी हो, इसमें ज्यादा पावर है ना, ज्यादा पावर है, आप कम पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो पावर है उससे ज्यादा पावर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हो ना। यहाँ पे आपके पास एक ही राइट है, आप वही एक्सरसाइज कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास दो दो राइट्स है, आप कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन टूटने को हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि वारंटी टूटी हो, लेकिन वारंटी टूटने को हम कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि कंडीशन टूटी हो। हाँ, अब यही वाला पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये वाला पॉइंट आगे आएगा, हमको वही केसेस देखने हैं। ऐसा कब होता है, जब टूटती तो कंडीशन है लेकिन हम ट्रीट करते हैं उसको कि जैसे कि वारंटी टूटी हो, तो हमको वही सीखना है। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को ट्रीट किया जाता है एज अ वारंटी। कंडीशन टूटेगी तो आप उसको ट्रीट करोगे कि वारंटी टूटी है, इसका मतलब आपने कंडीशन को क्या ट्रीट किया, वारंटी ट्रीट किया। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें कंडीशन को ट्रीट किया जाता है एज अ वारंटी। मीन्स बायर के पास ज्यादा राइट्स होते हैं लेकिन वो खुद ही सोचता है कि मैं कम एक्सरसाइज करूंगा, मैं सारे राइट्स एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा, मैं गुड्स को रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करूंगा, ठीक है। तो ऐसा कब कब होता है, तो कब ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं एज अ वारंटी, कब ऐसा होता है। देखो क्या दिया हुआ है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मे वेव, द बायर मे वेव द कंडीशन or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated। कहने का मतलब यह है कि जब सेलर को कोई कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई ऐसी कंडीशन है जो सेलर को फुलफिल करनी है, कंडीशन है वो, जब ऐसी कंडीशन है जो सेलर को फुलफिल करनी है लेकिन वो फुलफिल नहीं करता है और बायर जो है वो खुद ही कंडीशन को छोड़ देता है, बायर ने खुद ही कंडीशन वेव कर दिया, मीन्स जो कंडीशन बायर ने रखा था अब वो खुद ही बोल रहा है कि जाने दो, छोड़ दो। तो बायर खुद ही ट्रीट कर रहा है ना, बायर खुद ही ट्रीट कर रहा है कि भाई इसको मैं एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानूंगा, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी मानूंगा। तो बायर खुद ट्रीट कर रहा है, वो कम एक्सरसाइज करना चाहता है, तो ठीक है, लॉ कहता है चलेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई ऐसी कंडीशन है जो सेलर को फुलफिल करनी है, बायर ने खुद ने वो कंडीशन वेव कर दी, या तो फिर उसने इलेक्ट किया, या तो फिर उसने इलेक्ट किया मीन्स चूज किया, क्या चूज किया कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रीट करेगा, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगा एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मीन्स वो गुड्स रिटर्न नहीं करने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करने वाला है, वो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करने वाला है। जब खुद बायर ऐसा बोल रहा है तो फिर उस केस में हम कंडीशन को ट्रीट करते हैं एज अ वारंटी, क्योंकि कंडीशन बायर ने रखी थी, उसने अपना पर्पस बताया था। तो अब
वो जो बायर ने कंडीशन बोली है वो खुद ही छोड़ रहा है, वो खुद ही वेव कर दे रहा है, वो खुद ही ट्रीट कर रहा है कंडीशन को एज अ वारंटी, तो उस केस में हम भी कंडीशन को ट्रीट करेंगे एज अ वारंटी। फिर सेकंड केस क्या है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सीवरेबल। नॉट सीवरेबल मीन्स तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that effect। कहने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और बायर ने गुड्स एक्सेप्ट भी कर लिए, बायर ने गुड्स एक्सेप्ट भी कर लिए, या तो उसने सारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, या तो उन गुड्स में से कोई पार्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 बैग्स का, 100 बैग्स का, उसमें से बायर ने 70 बैग्स एक्सेप्ट कर लिए। तो जो भी बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है, उस केस में अगर उस सेलर ने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, तो फिर हम उस केस में ऐसा ट्रीट करेंगे कि उसने वारंटी ब्रीच कर दी है। ठीक है, समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बायर ने तो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए ना, बायर को तो रिजेक्ट करने चाहिए थे, बायर ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, तो बायर ने एक्सेप्ट कर लिए। अब सेलर ने जो भी कंडीशन ब्रीच की होगी उसको क्या ट्रीट किया जाएगा कि उसने एज अ वारंटी ब्रीच की है। इस केस में फिर गुड्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो फिर वो फॉलो होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये फॉलो होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। कहने का मतलब ये है कि लॉ लॉ ने एक्सक्यूज किया है, लॉ ने बोला है कि ये जो है ना, ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती है, ये वारंटी पूरी नहीं हो सकती है, तो भाई लॉ मना कर रहा है क्योंकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज क्या है, इम्पॉसिबल है। लॉ कहता है ये ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में वो जो कंडीशन रखी है बायर ने या फिर जो भी वारंटी है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, लॉ ही बोल रहा है ना, लॉ ही बोल रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वो जो कंडीशन है, वो जो वारंटी है, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब एनालिसिस पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या कहा है, सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये ऐसे केसेस है, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और as a result of which the buyer loses his right to rescind the contract। rescind means cancel, means इसमें क्या होगा, अगर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ऐसा ट्रीट करोगे कि जैसे ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी में तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट मिलता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो राइट नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट करते हो कि वारंटी ब्रीच हुई है, तो उसकी वजह से बायर का राइट जो है वो चला जाता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएगा एंड कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर पाएगा, क्योंकि अब उसने खुद ने ट्रीट किया कि वारंटी ब्रीच हुई है। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया है, ब्रीच ऑफ वारंटी, आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट किया है ब्रीच ऑफ वारंटी, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। कौन कौन सा है ऐसा, पहला पहला कंडीशन है, पहला केस है वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बायर ने खुद ने ही वेव कर दिया, बायर ने खुद ने ही कंडीशन को वेव कर दिया, बायर कहता है कि कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। अब पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन, बायर ने खुद के बेनिफिट के लिए वो कंडीशन ही छोड़ दिया, उसने बोला जाने दो, मुझे ये भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है लेकिन मैं डैमेजेस के लिए सिर्फ क्लेम करूंगा। ठीक है, सेकंड वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी, कि वो खुद ही ट्रीट कर रहा है, वो खुद ही इलेक्ट कर रहा है कि यार एक्चुअल में तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है लेकिन मैं उसको ऐसा मानूंगा कि जैसे वारंटी ब्रीच हुई है।
दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग, रेपुडिएटिंग मीन्स कैंसिल करना, रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए, इसने एग्री किया बी के साथ, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ए और बी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए क्या है, सेलर है और बी बायर है। ए ने एग्री किया कि वो बी को 10 बैग्स सप्लाई करेगा, 10 बैग्स फर्स्ट क्वालिटी शुगर, फर्स्ट क्वालिटी शुगर सप्लाई करेगा वो। और रेट क्या डिसाइड हुआ, एट द रेट ऑफ 625 पर बैग। एक बैग कितने की है, 625 रुपीज की है। ऐसी 10 बैग ए सप्लाई करने वाला है बी को, फर्स्ट क्वालिटी शुगर। लेकिन ए ने क्या किया, उसको सेकंड क्वालिटी शुगर दे दिया, मीन्स लो क्वालिटी का दे दिया, थोड़ा सेकंड ग्रेड का माल दे दिया, जिसकी जो प्राइस है वो 600 रुपीज होनी चाहिए पर बैग। की प्राइस क्या होनी चाहिए, 600 रुपीज होनी चाहिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था, 625 में हुआ था। अब यहाँ पे बी जो है, बी बोल सकता है कि यहाँ पे कंडीशन जो है ये ब्रीच हुई है, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। उसने कहा कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपसे कौन से गुड्स मांगे थे, मैंने आपसे फर्स्ट क्वालिटी वाली शुगर मांगी थी, आपने मुझे कौन सी क्वालिटी सप्लाई की है, सेकंड क्वालिटी सप्लाई की है। तो जैसे ही बी ने देखा कि ये सेकंड क्वालिटी का माल है, उसके पास ऑप्शन है, बी चाहे तो ये गुड्स रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हुई है। जो बायर को गुड्स चाहिए थे वैसे गुड्स उसको नहीं मिल रहे। जैसे मैंने भी पानी की बोतल मांगी, ठंडे पानी की बोतल, तो मैंने उसको क्या बोला कि ऐसी बोतल चाहिए जिसमें 8 घंटे तक पानी ठंडा रहना चाहिए, लेकिन उसने मुझे कौन सी बोतल दी जिसमें 5 ही घंटे पानी ठंडा रह सकता है। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, बायर को जो गुड्स चाहिए वैसे गुड्स सेलर नहीं दे रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। बायर यहाँ पे गुड्स जो है रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बी ने सोचा कि जाने दो, मेरे पास ये वाली जो सेकंड क्वालिटी वाली शुगर है ना, ये भी मुझे चल जाएगी, लेकिन इसका जो भाव है, इसका जो प्राइस है, ये तो कम है ना। तो यहाँ पे बायर ने क्या इलेक्ट किया, जाने दो, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए के साथ में कि वो फर्स्ट क्वालिटी वाली शुगर सप्लाई करेगा, लेकिन उसने सेकंड क्वालिटी वाली शुगर सप्लाई की है, मैं गुड्स वापस कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाने दो, अब ये मेरे पास ये भी गुड्स है ना, ये सेकंड क्वालिटी वाली शुगर भी मेरे पास चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं गुड्स तो वापस नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन मैं उसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि ये ब्रीच ऑफ वारंटी है, और मैं ये सेकंड क्वालिटी का गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और आपसे सिर्फ डैमेजेस क्लेम करूंगा, वो भी 25 रुपीज पर बैग का, जो आपने मुझसे ज्यादा ले लिए। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि जो गुड्स चाहिए थे, जो कंडीशन थी फर्स्ट क्वालिटी शुगर, ये कंडीशन थी, अब वो फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, क्योंकि ए ने सेकंड क्वालिटी शुगर सप्लाई की है। तो अब बायर जो बी है वो गुड्स रिजेक्ट कर भी सकता है, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए क्या इलेक्ट किया, उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ऐसा ट्रीट किया कि जैसे ब्रीच ऑफ वारंटी है। उसने कहा ठीक है, वैसे तो मैं गुड्स ये वापस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, लेकिन मुझे डैमेजेस क्लेम कर, मैं करूंगा आपसे, मैं आपसे डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, मुझे 25 रुपीज पर बैग के हिसाब से आप रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बायर ने खुद ने ही परफॉर्मेंस जो है, कंडीशन जो है उसका परफॉर्मेंस वेव कर दिया, या तो फिर उसने खुद ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ऐसा ट्रीट किया कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी है और वो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा है। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, कब ऐसा होता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम मानते हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नॉन सीवरेबल है, कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, और बायर ने एक्सेप्ट किया है आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ, उसने सारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायर ने यहाँ पे सारे गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिए, या तो फिर उसका कोई पार्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का वही मतलब है जो एक्सेप्टेंस हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। उसके बाद फोर्थ केस कब माना जाता है ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। मीन्स लॉ कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, और लॉ ने मना किया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, ये वारंटी फुलफिल नहीं हो सकती। तो भाई जब लॉ ही मना कर रहा है कि ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, ये वारंटी आप फुलफिल कर ही नहीं सकते हो, तो फिर उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी।
यहाँ पे आपको पता है वॉलंटरी वेवर किसको कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, बायर जब खुद ही इलेक्ट करता है, वेव कर देता है, कंडीशन को उसने खुद ही छोड़ दिया, या तो फिर उसने खुद ने इलेक्ट किया कि कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेगा, और ये कंपलसरी वेवर। ये पॉइंट नंबर 3, जब कॉन्ट्रैक्ट को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते और बायर ने सारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, या तो फिर कुछ गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिए है, उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। और ये फोर्थ वाला पॉइंट, जब लॉ ने ही एक्सक्यूज कर दिया, लॉ ने ही बोल दिया कि ये जो कंडीशंस है ना ये फुलफिल नहीं हो सकती है, जो वारंटी है वो फुलफिल नहीं हो सकती, उस केस में हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट करते हैं एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, और बायर सिर्फ डैमेजेस के लिए ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों 4 केसेस हमने स्टडी किए। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 ही क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इस यूनिट में, और चारों क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पहले आ चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। आज दोस्तों हम यहीं पे रुक जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आगे कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करवा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।